नमस्कार, नव भारत पर फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो देश दुनिया की हर एक खबर आप तक हम पहुंचाने के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। तो सुबह का आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसमें होती है हर खबर, कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होती है, इसलिए हर रोज हम लेकर आते हैं। बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर आपको बताते हैं आज की। देखिए, देश की सियासत में उबाल है क्योंकि कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सोनिया गांधी, राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ईडी ने सोनिया, राहुल समेत कई और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। तो देखिए, आने वाले समय में कांग्रेस के लिए मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं क्योंकि इस चार्जशीट में कांग्रेस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ में ओवरसीज से सैम पित्रोदा को भी मेंशन किया गया है। और ईडी ने इस एक्शन को लेकर कांग्रेस केंद्र के खिलाफ में लगातार हमलावर नजर आ रही है और कांग्रेस इसको लेकर अब प्रदर्शन भी करने वाली है। साफ साफ कांग्रेस का आरोप है कि बदले की भावना के तहत ये एक्शन लिया जा रहा है, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कल रॉबर्ट वाड्रा ने जब हमसे खास बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहा था कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। सैम पित्रोदा के साथ साथ में सुमन दुबे और अन्य लोगों के नाम भी ईडी की चार्जशीट में बतौर आरोपी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में ईडी की टीम कार्रवाई करती हुई आने वाले दिनों में भी नजर आने वाली है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर आज कांग्रेस का प्रदर्शन है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है जिसमें सोनिया, राहुल का नाम है और इसी को लेकर विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। और देखिए, इस बीच आज देशव्यापी प्रोटेस्ट की कांग्रेस ने ऐलान किया है। अलग अलग जगह पर ईडी दफ्तर के बाहर में कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, वो आज बड़ी तादाद में इकट्ठे होने वाले हैं प्रदर्शन करने के लिए। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई और कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है ईडी की तरफ से और इसी को लेकर के कांग्रेस हमलावर है। और साफ कहना है कि क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है, ऐसे में बदले की भावना से कार्रवाई करवाई जा रही है। तो सोनिया और राहुल को ईडी की चार्जशीट में उनका नाम दाखिल किए जाने के बाद, आरोपी बनाए जाने के बाद विपक्ष आग बबूला है। आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ इंडी गठबंधन के द्वारा जो तमाम नेता हैं, लोग हैं, उनके द्वारा रिएक्शंस दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं, ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूँ। इस बात से ये जरूर तय हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जब जब राजनीतिक रूप से कमजोर होती है तो विपक्ष के नेताओं को अपने पपेट ईडी के माध्यम से हैरेस करने की कोशिश करती है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की जो टेक्निक है पुरानी हो गई है। ये दिखा रहा है किस तरह से बदले की भावना से केंद्र की मोदी जी की सरकार काम कर रही है कि जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। उनको ये याद रखना चाहिए कि आदरणीय मोदी जी, आप सब दिन सत्ता में नहीं रहेंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार बताते हैं कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड मामला जिसमें ईडी की चार्जशीट फाइल की गई है और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम मेंशन किया गया मुख्य तौर पर, वो आखिर है क्या। तो 1938 में यानी कि 1938 में नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कंपनी शुरू की गई थी और नेशनल हेराल्ड एक न्यूज़पेपर का नाम है जिसका संचालन एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड के द्वारा किया जाता था। और इसको इस तरह से समझिए कि आजादी के बाद कांग्रेस का ये मुखपत्र बना था, यानी कि कांग्रेस की तरफ से जो तमाम बातें रखी जाती थी इसी मुखपत्र के जरिए रखी जाती थी। एजेएल इंग्लिश एडिशन का पब्लिकेशन किया करता था। और ऐसे में कांग्रेस से लोन मिलने के बाद, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लोन दिया गया था, कांग्रेस से लोन मिलने के बाद 2008 में ये बंद हो गया था। 2010 में YIL यानी कि यंग इंडिया लिमिटेड में एजेएल का अधिग्रहण कर लिया गया था। और इसको इससे भी समझिए कि जो यंग इंडियन में सोनिया और राहुल की 76% हिस्सेदारी है, यानी कि यंग इंडियन जिसने इसको अधिग्रहित किया उसमें 76% जो शेयर था वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी का था। और देखिए, आरोप ये भी है कि कांग्रेस ने एजेएल के 90 करोड़ लोन को YIL यानी कि यंग इंडियन लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया था। अब YIL पर एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। और इसी मामले में लंबे समय से देखिए जांच चल रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी से भी पूछताछ इस मामले में हो चुकी है। कई कांग्रेसी नेताओं को पहले भी समन किया गया था और अब एक बार फिर से चार्जशीट दाखिल करने के बाद इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है। चलिए बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रॉबर्ट वाड्रा से भी आज ईडी की पूछताछ होने वाली थी। कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। बात करते उन्होंने कहा कि ये
जानबूझकर किया जा रहा है, आज फिर पूछताछ होगी। और देखिए रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा था कि जब जब वो पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए इच्छा जताते हैं तब तब उनके ऊपर ऐसे तरीके के एक्शन ले लिए जाते हैं, तो ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है। और देखिए इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन भी करने वाली है। पूरा गांधी परिवार आप देखिए किस तरह से अभी मुश्किलों में घिरा हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा का जो लैंड डील मामला है उसको लेकर के रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच रॉबर्ट से हरियाणा के शिकोहपुर में जमीन सौदे को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जा रही है। पीएमएलए के तहत उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। कल जब रॉबर्ट वाड्रा बयान दर्ज करवाने के बाद ईडी दफ्तर से निकले तो उन्होंने ईडी के एक्शन को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पूरा माहौल बना हुआ है? बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। हाँ। एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है पूरा और हाँ। बिल्कुल गलत है। हाँ। और जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, हाँ। तो हमें दबाया जाता है। राहुल को संसद में दबाया जाता है। हाँ। मुझे अपने कार्यक्रम में जो भी मैं करता हूँ उसमें दबाते हैं। इतने सालों से जांच चल रही है, अभी तक जांच में कुछ निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला, वो तो ईडी वालों से पूछो ना आप लोग। और अब बात कर लेते हैं वक्फ कानून की, क्योंकि उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में और कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दाखिल की गई। ऐसे में आज कोर्ट में हियरिंग होने वाली है दोपहर के 2 बजे। कोर्ट में कानून के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। जो संशोधन किए गए हैं, जो क्लॉज इसमें नए जोड़े गए हैं, उसको चुनौती दी गई है मुस्लिम संगठनों की तरफ से। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज 2 बजे सुनवाई है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ आज हियरिंग में निकलकर सामने आता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि देश में खास करके पश्चिम बंगाल से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार कैसे मुस्लिम संगठनों के द्वारा हिंसा की जा रही है, विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन बड़े स्तर पर देश में देखने को मिल रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ओवैसी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, अमानतुल्लाह खान समेत कई नेताओं और संगठनों ने इस कानून के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं डाली हैं और इन्हीं याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने से जुड़ी हुई याचिकाओं पर आज सुनवाई होने वाली है। 4 एनडीए शासित राज्य सरकारों और कुछ हिंदू संगठनों ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल की हुई है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच इस मामले में सुनवाई के लिए कई याचिकाओं को एक साथ लिस्टेड किया है। और वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया था। उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये पहुंचा था, जिसके बाद इसको कानून बना दिया गया था। और इसी को लेकर क्या सुनवाई होने वाली है। हालांकि इसके बाद से ही कानून का विरोध हो रहा है लगातार। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के नाम पर तो हिंसा भी हुई। मुर्शिदाबाद में जबरदस्त कोरान की तस्वीरें भी सामने आई और हिंदू जो परिवार है उनको टारगेट किया गया, उनके घर और दुकानों को आके हवाले कर दिया गया। 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे वक्फ बिल जो है वो कानून में बनता है। पहले इसको लोकसभा से पास किया जाता है, फिर राज्यसभा और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगती है और उसके बाद प्रदर्शन का दौर भी शुरू हो जाता है। हालांकि जितने मुसलमान हैं ज्यादातर तादाद में वो इस जो कानून है उसके समर्थन में ही नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने इस मामले में सुनवाई के लिए कई याचिकाओं को लिस्टेड किया है। कई याचिकाओं को लिस्टेड किया जाना बाकी है। केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पहले कैविएट दायर की जा चुकी है, जिसमें कहा गया इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले सरकार का पक्ष भी सुना जाए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लोकसभा ने 3 अप्रैल और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को पारित किया। इसके बाद 5 अप्रैल को इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद ये कानून बन गया। हालांकि इसके बाद में से ही कानून का विरोध होने लगा। पश्चिम बंगाल में तो वक्फ कानून का विरोध बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। उसकी आड़ में हिंसा तक फैलाई जा रही है। मुर्शिदाबाद जबरदस्त कोहराम की तस्वीरें मुर्शिदाबाद से अब सामने भी आ रही है। देखिए पश्चिम बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से मुर्शिदाबाद से आगजनी की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर बड़े स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है वक्फ के विरोध की आड़ में। और मुर्शिदाबाद के अलावा साउथ 24 परगना में भी जबरदस्त हिंसा कल हुई थी और एक सबूत टाइम्स ऑफ भारत आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है और इन सबूतों के आधार पर यह समझा जा सकता है कि कैसे एक बड़ी भीड़ पहुंचती है, खासतौर पर हिंदू समुदाय के जो बाहुल्य वाला क्षेत्र गांव है वहां पहुंचती है और हिंदू दुकानों को, मकानों को टारगेट किया जाता है। और देखिए तमाम जो हिंदू परिवार वहां पर रह रहे हैं वो पलायन को मजबूर हैं। कई सारे जो परिवार हैं वो पलायन करके मालदा में जो शिविर कैंप्स बनाए गए हैं वहां पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में टाइम्स ऑफ भारत कैमरा पे एक उस परिवार की कहानी भी हमने आपको सुनाई जो कि पलायन करने को मजबूर हुआ। और एक्सक्लूसिव वीडियो इसी से जुड़ा हुआ सामने आया है। टाइम्स ऑफ भारत आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाएगा मुर्शिदाबाद में लाठी डंडे लेकर हमले के लिए जब भीड़ पहुंची तो क्या वहां पर हालात थे। साउथ 24 परगना में पुलिस टीम को घेर करके ये जो भीड़ थी उन्होंने पुलिस कर्मियों पर भी अटैक किया था। सड़क पर उपद्रवियों की आगे बढ़ती भीड़ और हाथों में लाठी डंडे लिए हुए ये लोग। ये तस्वीर 11 अप्रैल की है। इसी दिन मुर्शिदाबाद की धुलिया में हिंसा भड़की जिसमें कई हिंदुओं के घरों को टारगेट किया गया। ये सीसीटीवी फुटेज उसी हिंसा की गवाही दे रहा है।
एक मकान के अंदर लगे कैमरे में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे हाथों में लाठी डंडे लिए लोगों की भीड़ हिंसा करने के लिए आगे बढ़ रही है। अब इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि इस भीड़ को कितना ज्यादा उकसाया गया होगा कि इस हिंसा में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी शामिल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा मकान पर पत्थर फेंकते हुए कैद हो गया। भीड़ ने न सिर्फ 11 तारीख के दिन यहां हिंसा की, बल्कि हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया। उपद्रवियों ने घरों पर पत्थर बरसाए। आरोप है कि जिन घरों के बाहर भगवान की मूर्ति लगी थी या स्वास्तिक का चिन्ह बना था, इन लोगों ने उन्हीं घरों में सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की। अब बंगाल के ही साउथ 24 परगना में आए इस लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इस तस्वीर में भी भीड़ पुलिस और आम लोगों पर पथराव करते हुए साफ देखी जा सकती है। उपद्रवियों ने पुलिस के बैरिकेड्स को भी नहीं छोड़ा और सड़क पर बैरिकेड्स को खिसकाते हुए पुलिस पर जमकर पथराव किया। सड़क पर खड़ी पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। ये लोग वक्फ के खिलाफ होने वाली ISF की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे, मगर जब पुलिस ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की तो ये लोग हिंसक हो गए और पथराव शुरू कर दिया। इस पत्थरबाजी में आम लोगों समेत कई पुलिस वाले भी घायल हो गए। अब पुलिस इस सीसीटीवी की मदद से उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। पुलिस का कहना है कि हिंसा करने वालों की शिनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साउथ 24 परगना के अलावा सबसे ज्यादा हिंसा कहीं हुई तो वो हुई मुर्शिदाबाद में। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, NHRC की टीम आज मुर्शिदाबाद पहुंचेगी और वहां जो लोग हैं उनसे बातचीत करके रिपोर्ट बनाएगी। टीम को आदेश दिया गया है कि उन सभी इलाकों में जाए जहां पर हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, जहां से और जहां पर खास करके मुर्शिदाबाद में हिंसा फैलाई गई थी, उसके ऊपर संज्ञान लिया गया है और एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिस रिपोर्ट के ऊपर एक्शन भी होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज पहुंचने वाली है मुर्शिदाबाद। उन इलाकों में जाएगी जहां हिंसा फैलाई गई थी वक्फ संशोधन कानून के विरोध के नाम पर, और उन जगहों पर जाकर के उन लोगों से बातचीत करेगी ये टीम कि आखिर क्या हुआ था, कैसे भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, आई थी, क्या हालात वहाँ पर बने थे, हर चीज की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आयोग ने ये फैसला शिकायत दर्ज होने के बाद में लिया है, जिसमें कहा गया है कि कानून के खिलाफ में विरोध के बीच इलाके में पिता पुत्र की भी हत्या की गई थी। इस मामले में मानवाधिकार आयोग की टीम को 3 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम बहुल जिले में हिंसा के सिलसिले में अब तक 221 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, वक्फ के कानून बनने के बाद में लगातार जो सियासी पारा है वो बहुत उबाल पर नजर आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। बंगाल में वक्फ पर हो रही हिंसा के बीच ममता बनर्जी लगातार इस तरह की बातें कह रही हैं। पश्चिम बंगाल में किसी भी हाल में कानून को लागू नहीं होने देंगी और इसको लेकर मुफ्तियों के साथ ममता बनर्जी आज बैठक भी करने वाली है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। वक्फ कानून को लेकर जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है तो दूसरी तरफ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस कानून के खिलाफ कड़ी दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो इस कानून को किसी भी हाल में बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। इसी को लेकर ममता आज इमामों के साथ दोपहर 12:30 बजे वक्फ पर चर्चा करने वाली हैं। वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान आया। हिंसा को लेकर योगी ने ममता बनर्जी पर सवाल खड़े किए हैं। दंगाइयों का उपचार ही डंडा है, बिना डंडे के मानेंगे नहीं। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। सीएम योगी की तरफ से ममता बनर्जी पर हमला किया गया तो टीएमसी की तरफ से जवाब भी आया। टीएमसी ने योगी को संविधान के रास्ते पर यूपी को संभालने की सलाह दे दी। योगी जी अपना प्रदेश संभालिए और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, संविधान का नाते जो रास्ता है वो रास्ता से अपना प्रदेश संभाल लीजिए। दूसरा प्रदेश के बारे में मत कहा कीजिए। सबसे बड़ा बात है राजनीति या धर्म, ये दो एक मत कीजिए। धर्म के आधार पे आदमी लोग को मत बांटिए। वहीं कांग्रेस का हाल भी ममता की तरह ही है। वो भी बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर खामोशी ओढ़े हुए है।
कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि वक्फ कानून जैसा कानून अगर पाकिस्तान में लागू हो जाए तो वहाँ हिंदुओं के मंदिर और सिखों के गुरुद्वारे खतरे में आ जाएंगे। पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, जहाँ वक्फ बोर्ड है, पाकिस्तान में अकाफ बोर्ड है, वहाँ जितनी प्रॉपर्टी है हिंदू और सिखों की अकाफ बोर्ड के नीचे है। तो अगर वो भी वहाँ कर देंगे ये ऐसा कानून पास, तो हमारे मंदिर और गुरुद्वारों की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पाकिस्तान का हवाला दे रही है तो बंगाल हिंसा का बांग्लादेश से भी कनेक्शन निकल कर आ रहा है। बंगाल में जिस तरह मोहम्मद यूनुस की सरकार के मौन समर्थन से कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा, उनके घरों में आग लगाई, वैसे ही बंगाल में होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए बीजेपी ममता सरकार पर कट्टरपंथियों के हाथों बंधक बनने का आरोप लगा रही है। जब कट्टरपंथी तत्वों के हाथ में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंधक हो चुकी है, ममता बनर्जी जी के हाथ में अब कुछ नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल उनके शासनकाल में उपद्रवी तत्वों के हाथ से होते हुए अराजकता की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। बंगाल में हिंसा का दौर लगातार जारी है और ममता बनर्जी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में इसको लेकर सियासी वार पलटवार हो रहे हैं। अगले साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी बंगाल में हो रही इस हिंसा को चुनावी मुद्दा बना पाती है क्या। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा प्रभावित लोग हैं उनको बालदा में शरण दी गई है। यहाँ के स्कूल में हिंसा प्रभावित लोगों को रखा गया है। ऐसे मुर्शिदाबाद में हिंसा वाले दिन जितने पीड़ित थे वो अपनी जान बचाते हुए नजर आए। हमारे संवाददाता अभिषेक राज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब हिंसा हुई तो धुलियान से लोग जो है वो मालदा की तरफ कूच किए। मालदा के जो हाई स्कूल है वहां पर वो आकर रुके और एक तरीके से हम कहें तो शरणार्थी बनकर अभी भी वहां पर रुके हुए हैं और आस लगाए हुए हैं कि कब स्थिति शांत होगी और वापस अपने घरों तरफ जाएंगे, जब एकदम जो उनके घर हैं उनको वापस उस तरीके से मिल जाएंगे और उनके एरिया में जो है धुलियान के अंदर शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस वक्त ये हिंसा हुई थी, जिस वक्त लोग जो है वहां से भागे थे और जिस वक्त नावों से जो लोग हैं अपने जान को खतरे में डालकर दूसरी तरफ पार करके आए थे, उस वक्त क्या माहौल था, हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिन लोगों ने उनको पार कराया। ये वो सुपरस्टार है जिनके बारे में बहुत कम बोला गया, बहुत कम सुना गया। ये वो नाविक हैं, ये वो जो है मल्लाह एक तरीके से हम कहे हैं जिन्होंने लोगों की जान बचाई और उधर से जो लोग हैं उनको दूसरी तरफ यानी कि मालदा की तरफ पार करवाया। ये अगर आप नदी देखेंगे तो इस नदी के दूसरी तरफ जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है। सामने जो है वो धुलियान है और उसी धुलियान से जो लोग हैं वो खड़े हुए थे। वहां पे भीड़ बहुत ज्यादा थी और वहां से लोगों को एक एक करके जो नाव है उससे ये सारे जो नाविक हैं यहाँ पर लेके आए, मालदा डिस्ट्रिक्ट में लेके आए। ये मालदा डिस्ट्रिक्ट का जो है वो छोर है और यहाँ पे ही इनको जो है लाया गया। तमाम लोग हैं। क्या हुआ था, किस दिन लोग आए थे, कितनी भीड़ थी, क्या देखा था आप लोगों ने? परसों दिन धुलियान में दंगा हुआ हिंदू मुसलमान से, तो ऑफिसर आन के हम लोग का बोट के बंद कर दिए, इधर से कोई पब्लिक नहीं जाएगा। हम लोग बोले ठीक है। वो जो शमशान घाट है ना वहाँ हिंदू कुछ वहाँ रुक गया, जे जान के खतरा डाल के चलाया। अब हम लोग का फोन किया जे जल्दी से हम लोग को बोट लेकर आओ, हम जाएंगे उस पार जो हमारा जान बचेगा। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, बाद में दिया, किंतु हम लोग कुछ माझी निजे रिक्स से जाके, हमारा लड़का भी था, वो जाके 3 माझी मिल के वो लोग के 800-900 आदमी को पार करके लेकर आया। तो एक नाव में उस दिन कितने लोग आए थे, कितने लोगों को आप लोगों ने लाया? लगभग 70-80-100 के बराबर लगभग एक नाव पे। हाँ, रिक्स करके आए थे वो लोग। तो आप लोग कैसे लेके आए थे? रिस्क नहीं हुआ था? जान डर नहीं लगा था लोगों को? रिक्स मतलब माहौल उस टाइम बहुत खराब था, नहीं उस सिचुएशन ऐसा था, नहीं लाते तो लोग वो लोग को भी मार डालता वहीं पे। और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स ने फीस में बढ़ोतरी की है और उसी को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन इसको लेकर भी करते हुए देखे जा रहे हैं। तो फीस वृद्धि के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि स्कूल पर तो बच्चों को बंधक बनाने के भी आरोप लगे हैं बढ़ी हुई फीस को लेकर। फिलहाल दिल्ली में प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी के खिलाफ में ऐसे प्रदर्शन पेरेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। पेरेंट्स का कहना है कि उनको बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए ऐसे फीस को बढ़ाना अचानक से बहुत गलत है और उनकी जेब के ऊपर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। अभिभावकों का कहना है कि सरकार बदलने के साथ ही स्कूल में फीस में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सख्त हैं और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल फीस को लेकर जो मनमानी की जा रही है उसके खिलाफ वो चुप नहीं बैठेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे।
राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी और बच्चों को निकालने का मामला अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनसंवाद कार्यक्रम तक पहुंच गया है। मंगलवार 15 अप्रैल को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनसंवाद कार्यक्रम में मॉडल टाउन स्थित क्वीन मैरी स्कूल से जुड़े कई अभिभावक और बच्चे पहुंचे। इन्होंने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन, आप इनको आज वहाँ बुलाइए सचिवालय और इनको कह दीजिए कि हम इनका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कैंसिल करने जा रहे हैं। आप ये मैसेज देके इनको बुलाइए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया। गैर कानूनी फीस ना भरने के कारण हमारे बच्चे को स्कूल से, क्वीन मैरी स्कूल मॉडल टाउन दिल्ली 9 के अंदर क्वीन मैरी स्कूल है, गैर कानूनी फीस जो स्कूल ने लास्ट ईयर बढ़ाई थी, हमने वो नहीं पे की, बाकी मंथली पे की। बट स्कूल ने हमारे बच्चे को पूरा दिन बंधक बना के लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस में रखा। डीपीएस द्वारका में भी फीस को लेकर बच्चों को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अभिभावकों ने हाथों में तख्तियां लेकर इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। दूसरे स्कूलों डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जब एक फी निर्धारित कर दी गई थी 7,785, उस टाइम पे भी इन्होंने फीस इंक्रीमेंट करके और तब भी बढ़ा दिया था। तो अभी कितनी फीस हो गई है? अभी है तकरीबन 17,000 के आसपास फीस चल रही है। और इस साल भी हमने अभी जो अप्रैल सेशन का हमने फीस एडवांस में चेक दे रखे हैं स्कूल में, लेकिन इन्होंने अभी तक उसको डेबिट नहीं किया है। स्कूलों की मनमानी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सख्त हैं। उनका कहना है कि कोई भी स्कूल बच्चों या अभिभावकों को परेशान नहीं कर सकता। आज दिल्ली विधानसभा के बाहर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक इस मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगे। और इसी के साथ में फिट इंडिया की गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है। हमने भी अपने घर में एसी, कूलर, फैन सब कुछ ऑन कर लिया है, लेकिन एक फिलहाल वॉर सी शुरू हो गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर लगाने को लेकर। देखिए, लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल ने दरअसल दीवारों को गोबर से लिपाई की और इसके पीछे तर्क ये दिया कि ये देसी एसी है, यानी कि गर्मी के मौसम में गोबर की लिपाई से ठंडक रहेगी। लेकिन इसके बाद छात्रों ने क्या कहा और क्या किया वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये 2 वीडियो चर्चा का विषय बनी हुई है। 3 दिन पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्रिंसिपल कमरे को ठंडा रखने के लिए क्लासरूम में गोबर लिपती नजर आई थी। उन्होंने खुद ही वीडियो शेयर किया और बताया कि क्लासरूम को ठंडा रखने के लिए ये देसी तरीका अपनाए जा रहे हैं। वीडियो जमकर वायरल हुआ और प्रिंसिपल का गोबर ज्ञान चर्चा का विषय बन गया। लेकिन इसका जो रिएक्शन हुआ अब वो भी देख लीजिए। कल ड्यू स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रौनक खत्री छात्रों के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में जा धमके और मैडम के ऑफिस की दीवारों को गोबर से लिप दिया और कहा कि अब आप भी एसी निकाल फेंकिए और गोबर की ठंडक लीजिए। मैडम काम में बिजी है तो गोबर लगाने का समय मिल जाता है। आपके रूम में तो एसी चल रहा है, एसी नहीं चल जाएगा। लाओ चला के दिखा दूं मैं, 1 मिनट में चला के दिखा दूंगा। आपके रूम में तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर, स्टूडेंट पढ़े गोबर की क्लासरूम में। लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल की कैबिन में हुआ ये गोबर कांड अब जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल क्लासरूम को गोबर से लीपने को लेकर लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल प्रत्युष वसला ने बताया था कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य की देखरेख में चल रहा है। लेकिन छात्र नेता ने प्रिंसिपल के कैबिन में ही इस प्रोजेक्ट का लाइव एक्सपेरिमेंट कर डाला। प्रिंसिपल साहिबा ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा उनका गोबर वाला प्रोजेक्ट उनके ऊपर ही आ गिरेगा। अब एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बताते हैं, अधिकारियों पर एक्शन से जुड़ी हुई कई जिलों के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी के बाद में तबादला किया गया है। अयोध्या के डीएम चंद्र विजय सिंह को हटाया गया है। यूपी में अयोध्या के डीएम का तबादला किया गया। निखिल टीकाराम फुंडे होंगे अयोध्या के नए डीएम। अयोध्या के जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की जो धीमी रफ्तार थी वो मुख्यमंत्री को पसंद नहीं आ रही थी, उसको लेकर नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया। डीएम चंद्र विजय सिंह 9 महीने अयोध्या में रहे थे। और जो ऑर्डर अब निकाला गया तबादलों को लेकर 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए। अयोध्या समेत 6 जिलों के जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके की जो डिले है काम में उसको मंजूर नहीं करेंगे और तबादले फिलहाल इसी कड़ी में लिए गए हैं। तो कोई कोताही नहीं स्वीकार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के साफ निर्देश दे रखे हैं पहले ही और अब तबादलों के रूप में ये एक्शन भी देखने को मिला है।
साक्षी, हर गुजरते दिन के साथ गर्मी बढ़ती जा रही है और देखिए सुबह सुबह हम शो करते हैं फिर भी हमें गर्मी लगती है क्योंकि आधा अप्रैल बीत चुका है और उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां तापमान नए रिकॉर्ड बनाने पर आमादा है। बिल्कुल श्वेता, और खबरें भी दर्शकों को लगातार कई दिनों से हम दिखा रहे हैं कि बढ़ती गर्मी के साथ में कैसे आग लगने की घटनाओं में इजाफा हो गया है। एक बार फिर से एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आसमान में दूर दूर तक काला धुआं नजर आ रहा है और सड़कों से गुजर रहे लोगों की नजरें सिर्फ इस धुएं पर ही टिकी हुई हैं। लोग इस तबाही वाले मंजर को देखकर हैरान हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने ऐसी तस्वीर सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी। खबर गुजरात के भुज से सामने आई है, जहां सरपत नाका के पास पुराने जेल परिसर में दोपहर को अचानक आग लगी तो पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग जेल कैंपस में रखे पुराने वाहनों में लगी थी। आग लगने की वजह से कैंपस में धमाकों की भी आवाज सुनाई थी। ऐसी आशंका है कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए वाहनों में पहले से फ्यूल मौजूद था और इसी फ्यूल की वजह से किसी एक गाड़ी के टैंक में ब्लास्ट हुआ और इससे उठी आग ने अपने आसपास मौजूद लगभग सभी वाहनों को कुछ ही देर में चपेट में ले लिया। चश्मदीदों की माने तो जेल कैंपस से उठे इस धुएं के विकराल गुबार को करीब 7 किलोमीटर दूर तक साफ तौर पर देखा गया। आनन फानन में आग लगने की खबर स्थानीय दमकल विभाग को भी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने आधे घंटे में ही आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी तक पूरे नुकसान का आकलन नहीं हो पाया, लेकिन लाखों रुपए के वाहन इस आग में जलकर खाक हो गए हैं।